हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट। फ्रेंड्स मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी, क्वेरी थी कि मैम घर की आंतरिक सजावट के बारे में वीडियो बनाइए। तो जब फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मैनेजमेंट का यानी कि गृह प्रबंध का जब मैं चैप्टर शुरू करूँगी तब आप लोगों को इसको डिटेल में स्टडी कराऊंगी। अभी आप लोगों को ज़रूरत है इसलिए मैं आप लोगों को ये चैप्टर दिखा दे रही हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद से अच्छे से डिटेल जो है वो नोट्स अपने बना लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये पूरी आंतरिक सजावट है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके इसको आप अपने तरीके से अपने नोट्स को जो है वो प्रिपेयर कर लीजिए। अदरवाइज चीज़ें तो मैं जब मैनेजमेंट पढ़ाऊंगी इसमें तो इसको मैं बहुत ही डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगी। फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाउट क्लियर करूं, आप ज़्यादा से ज़्यादा मैटर प्रोवाइड कराऊं, ठीक है। आप लोग ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर के बारे में, क्योंकि आज सैटरडे है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट्स को जो है वो लगाएंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए कितने अच्छे से ये बताया गया है। इसीलिए मैं कहती हूँ, हमेशा मैं प्रिफर करती हूँ कि आप लोग टेक्स्ट बुक पढ़िए, ठीक है। टेक्स्ट बुक में जितने अच्छे तरीके से दिया रहता है किसी चीज़ में नहीं दिया रहता है, और बहुत ही अच्छे से इजी लैंग्वेज में दिया रहता है, जिससे कि चीज़ें बहुत ही आसानी से जो है वो समझ में आ जाए। आप लोग ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट और आराम से इसको जो है वो पढ़ लीजिएगा, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। बहुत कुछ इसमें नहीं है लेकिन फिर भी बहुत कुछ इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग का काम हो जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल रहा। चलिए फ्रेंड्स फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे टीजीटी 2013 का। हम लोगों ने कहाँ तक किया था? तो 20 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था कि गिलफोर्ड के मॉडल के अनुसार मानव बुद्धि को विभाजित किया जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने किया था। अब उसी में आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे 21वां नंबर का। हरा, नारंगी एवं बैंगनी है, क्या है? प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, मध्यवर्ती या फिर तृतीयक। देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिया है कि देखिए हमारा आंसर सही होगा। हरा, नारंगी एवं बैंगनी रंग है द्वितीयक रंग। कैसे है चलिए इनको देखते हैं। तो देखिए जो पदार्थ की रंगतें होती हैं, यानी जो पदार्थ कितने रंग के होते हैं, तो 4 तरह के होते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, मध्यवर्ती और तो चतुर्थ श्रेणी के जो रंग होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। तो देखिए प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, यहीं पे कई क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल जाएंगे। प्राथमिक रंग होते हैं पीला, लाल और नीला। देखिए यहाँ पर देखिए ट्रायंगल करके दिया है। ये देखिए पीला, लाल और नीला, ये क्या है? ये प्राथमिक रंग है। ध्यान दीजिएगा, दो मुख्य रंगों के मिश्रण से द्वितीयक श्रेणी के रंग बनते हैं। कैसे? देखिए पीला और लाल मिलके क्या बनाएंगे? नारंगी। तो नारंगी क्या हो गया? नारंगी द्वितीय श्रेणी का जो है वह रंग हो गया। इसी तरीके से लाल और नीला मिलके क्या बनाएंगे? तो बैंगनी बनाएंगे। इसीलिए बैंगनी भी क्या है? बैंगनी भी द्वितीय श्रेणी का रंग हो गया। अब इसी तरीके से देखिए नीला और हरा, नीला और हरा देखिए अभी कहाँ गया? नीला और पीला। देखिए ध्यान दीजिए, नीला यानी प्राथमिक रंग नीला है और पीला मिलके क्या बनाते हैं? तो द्वितीयक रंग हरा बनाते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए प्राथमिक रंग पीला, लाल और नीला, द्वितीयक रंग हमारे हो गए नारंगी, बैंगनी और हरा। इस तरीके से हमारा आंसर सही होगा कौन सा? बी, हरा, नारंगी एवं बैंगनी है द्वितीयक रंग। आगे देख लेते हैं मध्यवर्ती रंग कैसे बनते हैं। तो देखिए तो नारंगी तथा बैंगनी निकटवर्ती मुख्य तथा द्वितीय श्रेणी की रंगतों के मिश्रण से जो रंग तैयार होता है उन्हें मध्यवर्ती श्रेणी में रखा जाता है। देखिए प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग मिलके क्या बनाते हैं? एक मध्यवर्ती रंग बनाते हैं। जैसे पीला नारंगी मिलके क्या बना है? पीला नारंगी। तो इस तरीके से ये ट्रायंगल बना के बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लोग भी बना लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिए इसको, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आ गया? अब आगे बढ़े। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दबाने, मोड़ने एवं सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने की रेशे की योग्यता, यानी कि जो क्वालिटी है रेशे की वो क्या कहलाती है? लचीलापन, प्रव्यावस्था
तन्यता या फिर घनत्व, यानी जो क्वालिटी है वो क्या कहलाएगी? तो हमारा आंसर सही होगा प्रव्यावस्था। कैसे? को रेशे से तैयार किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। रेशे से बने कपड़े धुलने के बाद मुलायम एवं लचीले हो जाते हैं, परंतु कुछ रेशे से बने कपड़े दबाने, मोड़ने एवं सिकुड़ने फिर से अपने आकार को जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। इसी क्वालिटी को, कपड़े की इसी क्वालिटी को क्या कहा जाता है? प्रव्यावस्था कहा जाता है। रेशे की इसी क्वालिटी को प्रव्यावस्था कहा जाता है, जैसे कि दबाने, मोड़ने एवं सिकुड़ने के बाद भी जो है कपड़ा अपनी पुनः स्थिति में वापस आ जाए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिरके में होता है, यानी जो सिरका होता है उसमें क्या होता है? तो देखिए आंसर हमारा सही होगा एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल हमारा आंसर सही होगा। कैसे? सिरका रासायनिक रूप से एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, एक एसिड होता है सिरका, लेकिन खाने वाला सिरका आमतौर पर पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है, यानी जो हम लोग घर पे बनाते हैं वो हम लोग अपने तरीके से बनाते हैं। सिरका बनाने के लिए क्या ज़रूरत होती है? देखिए, फलों के मीठे रस को कई दिनों तक ऑक्सीडाइज होने के लिए रख दिया जाता है। इसके बाद रस धीरे धीरे क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। रस का यही खट्टापन एसिटिक एसिड बनने के कारण ही होता है। यानी जो रस में खट्टापन किसके कारण आ जाता है? एसिटिक एसिड बनने के कारण ही उस रस में क्या हो जाता है? खट्टापन आ जाता है। इसीलिए सिरके में क्या होता है? तो एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल होता है। सिरका भोजन को स्वादिष्ट बनाने के साथ साथ भोजन के पाचन में भी सहायता करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप मेरी ये आज की कोशिश आप लोगों को अच्छी लग रही है। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज नहीं समझ में आए तो फिर से मैं बोर्ड पे जो है जैसे मैं कराती थी वैसे मैं कराऊंगी, लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो चीज़ें ऐसे ही प्रैक्टिस सेट हम लोग ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ताजे फल तथा सब्जियां आहार में सम्मिलित किए जाते हैं। ताजे फल तथा सब्जियां आहार में सम्मिलित किए जाते हैं किसमें? शरीर निर्माणक आहार के रूप में, ऊर्जा देने वाले आहार के रूप में, सुरक्षात्मक आहार के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारा आंसर सही होगा ताजे फल तथा सब्जियां आहार में किस लिए शामिल किए जाते हैं? तो आंसर सही होगा सुरक्षात्मक आहार के रूप में इन सब चीज़ों का जो है वह समावेश किया जाता है हमारे भोजन में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जो भोजन में ताजे फल तथा सब्जियां सुरक्षात्मक आहार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि फल तथा ताजी सब्जियों के कई ऐसे गुण होते हैं जो शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए स्वस्थ रखने तथा कई प्रकार के रोगों से निजात दिलाने में भी मदद करते हैं। इसीलिए इनको सुरक्षात्मक आहार भी कहा जाता है। एक अध्ययन के अनुसार फलों एवं हरी सब्जियों के सेवन से हृदय, मोटापा, कैंसर, रक्तचाप तथा आंखें आदि संबंधी रोगों से क्या हो जाता है? बचा जा सकता है। फलों तथा सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है। यहीं पे देखिए कई क्वेश्चंस निकल गए कि फलों तथा हरी सब्जियों में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है, जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता क्या है? बढ़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि ताजे फल को अपने आहार में जरूर शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय प्रौढ़ पुरुष की औसत दैनिक आवश्यकता प्रोटीन की है कितनी? देखिए 0.6 ग्राम की पर किलोग्राम शरीर का भार, 0.8 किलोग्राम शरीर का भार, 2 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का भार, या फिर 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का भार। तो हमारा आंसर सही होगा बी। हमारा आंसर सही होगा बी। कैसे? देखिए भारतीय प्रौढ़ पुरुष की औसत दैनिक आवश्यकता प्रोटीन की कितनी है? 0.8 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के भार के अकॉर्डिंग। देखिए शरीर के भार के अकॉर्डिंग ही होता है। यह अवस्था किशोरावस्था तथा वृद्धावस्था के बीच की अवस्था है। यह काल शारीरिक वृद्धि का काल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि बच्चे बढ़ते यानी ग्रोइंग एज में प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, युवावस्था किशोरावस्था में भी जो है वो प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि शरीर की वृद्धि होती है। लेकिन प्रौढ़ पुरुष की जो है मात्रा फिर वो धीरे धीरे क्या होने लगती है? कम होने लगती है। ठीक है, यह अवस्था किशोरावस्था तथा वृद्धावस्था के बीच की अवस्था है। यह काल शारीरिक वृद्धि का काल नहीं होता, यानी शारीरिक वृद्धि इसमें नहीं होती है। प्रौढ़ावस्था में चयापचय की दर भी सामान्य होती है तथा शरीर की कोशिकाओं में सामान्य से अधिक टूट फूट भी क्या होती है? नहीं होती है। इसीलिए प्रोटीन की जो है वह कम आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़कों के लिए विवाह की निम्नतम वैधानिक आयु है कितनी है? ए देखिए 24 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 18 वर्ष या फिर डी 23 वर्ष। तो आंसर हमारा सही होगा बी 21 वर्ष। कैसे? देखिए, भारतीय संविधान संशोधन द्वारा लड़कों के न्यूनतम विवाह की आयु 21 वर्ष तथा लड़कियों की शादी की उम्र कितनी निर्धारित की गई है? 18 वर्ष जो है वह निर्धारित की गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग हटाने के लिए किया जाता है, यानी क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग क्या हटाने के लिए किया जाता है? तो देखिए, जांतव दागों को, वनस्पतिक दागों को या फिर चिकनाई युक्त दागों को। तो हमारा आंसर सही होगा बी वनस्पतिक दागों को। कैसे? वनस्पतिक दाग धब्बे चाय, कॉफी, फल इत्यादि से जो है वो पड़ जाते हैं। यह स्वभाव से क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। अतः इन्हें करने के लिए क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलाई मशीन भारी चलती है। सिलाई मशीन भारी चलती है, क्यों चलती है भारी? ऑप्शन देखते हैं। तेल व सफाई की कमी से, प्रेशर फुट पर अधिक दबाव से, अधिक ढीली बेल्ट से या फिर शटल में धागा फंस जाने से। तो हमारा आंसर सही होगा ए तेल व सफाई की कमी से। कैसे? देखिए, कपड़े की सिलाई मशीन से की जाती है। तेल व सफाई की कमी के कारण मशीन भारी चलने लगती है, जिसके लिए मशीन की रोज सफाई करने के अलावा प्रति वर्ष मशीन को खोलकर उसके पुर्जों को मिट्टी के तेल से साफ भी करना चाहिए, जिससे कि उसमें जो जंग लगे हों जो वो किससे? मिट्टी के तेल से जो है जंग जो है वो आराम से साफ हो जाए और फिर मशीन जो है हल्की चलने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च रक्तचाप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से बचाव कर भोजन को परिरक्षित करने की विधि है। कौन सी विधि है? तो ए विकिरण विधि, बी शुष्कीकरण, सी धुएं द्वारा या फिर डी निसंक्रमीकरण। ठीक है, हमारा आंसर सही होगा डी। कैसे? निसंक्रमीकरण को परिरक्षित रखने का एक ऐसा तरीका है जिसमें उच्च ताप पर जीवाणुओं को निष्क्रिय कर दिया जाता है। संरक्षण प्रक्रिया के आमतौर पर बैक्टीरिया, कवक और अन्य जीवाणुओं की वृद्धि को रोकना और साथ ही साथ सड़े गले पदार्थों के ऑक्सीकरण की दर को धीमा करना सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? देखिए, अब युग्म सुमेलित कौन सा है? रेशम मानवकृत रेशा है, रेयॉन प्राकृतिक रेशा है, लिनन वानस्पतिक रेशा है और ऊन क्या है? धात्विक रेशा है। तो कौन सा युग्म सुमेलित है? तो जो रेशम है वो क्या मानवकृत रेशा है? नहीं, ये प्राकृतिक रेशा है। रेयॉन प्राकृतिक रेशा है? नहीं, यह मानवकृत रेशा है। लिनन एक वानस्पतिक रेशा है। जी हाँ, लिनन हमें पेड़ यानी पौधे की छाल से पाया जाता है। तो क्या है? यह एक वनस्पतिक रेशा है। ऊन धात्विक रेशा है? नहीं, ऊन क्या है? ऊन जांतव रेशा है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। ऊन जलने के बाद देती है, यानी कि ऊन जलने के बाद उसकी राख कैसी हो जाती है? तो देखिए, ए काली भस्म, बी ग्रे भस्म, सी काले दाने, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर सही होगा ए काली भस्म। कैसे? ऊन जलने के बाद काली भस्म देती है। ठीक है, ऊन जलने की प्रक्रिया धीमी गति से होती है, किंतु जलते समय इसमें से पंखों के जलने के समान गंध आती है। कैसे? क्यों? क्योंकि क्या है? ऊन एक जांतव रेशा है। ठीक है, तो जांतव यानी कि जंतु के रेशे से प्राप्त होता है। तो जब रेशा जलता है तो क्या जलने की बदबू, जैसे स्किन के जलने की या फिर किसी के पंख के जलने की बदबू जैसी निकलती है ना, तो इसीलिए जब ऊन जलाया जाता है तो इस तरीके की यानी पंखों के जलने के समान गंध निकलती है। जलने के उपरांत काले रंग के गुब्बारे जैसा अवशिष्ट पदार्थ रह जाता है, यानी जो भस्म होती है वह काली भस्म जो है वह बच जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भ्रूणा अवस्था रहती है, यानी जो अवस्था है गर्भावस्था की, कितनी अवस्था है गर्भावस्था में? भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था कितनी रहती है? गर्भाधान से 2 सप्ताह तक। बी ऑप्शन हमारा 2 सप्ताह से सप्ताह तक। सी ऑप्शन है 8 सप्ताह से 24 सप्ताह तक, या फिर डी ऑप्शन है हमारा 8 सप्ताह से जन्म तक। तो यहाँ हमारा आंसर सही होगा कि जो गर्भाधान यानी कि भ्रूण जो है भ्रूणावस्था कितने से कितने तक रहती है? तो भ्रूणावस्था 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक रहती है। ठीक है,
देखिए कैसे, भ्रूणावस्था गर्भकालीन अवस्था की उप अवस्था है, ठीक है। भ्रूणावस्था 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक रहती है। इस अवस्था में शरीर में मुख्य अंगों का निर्माण होता है। तो शरीर के यानी बालक के, बच्चे के शरीर का मुख्य अंग का निर्माण किस अवस्था में होता है? तो गर्भावस्था की भ्रूणावस्था में ही होता है। दूसरे महीने के अंत तक इसका भार 2 ग्राम और लंबाई 1 इंच से 2 इंच तक जो है वह हो जाती है, किसकी? भ्रूण की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, पर्नीशियस रक्ताल्पता यानी एनीमिया, रक्ताल्पता यानी एनीमिया होती है किसकी कमी से? फॉलिक अम्ल, ठीक है, कौन सा है? फॉलिक अम्ल, बी है लौह तत्व, सी विटामिन B12 या फिर डी विटामिन B6।